हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का दीपकम बुक का 11th चैप्टर एकादश पाठ जो है, जिसका अर्थ और मतलब हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैप्टर का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वीपेषु रमया द्वीपु अंडमानः, जिसका अर्थ है सभी द्वीपों में सबसे सुंदर द्वीप जो है वो है अंडमान। आपने अंडमान का नाम तो सुना ही होगा। सो बेसिकली ये सिर्फ उसकी अच्छाइयों के बारे में नहीं है, लेकिन उसके जो जेल, अगर आपने जेल सुना हो, उसे काला जेल जिसे बोलते हैं अंडमान में जो है, उसके बारे में है। जो सैनिकों ने हमारे लिए लड़ाई करी है उसके बारे में भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं और टीचर अंडमान के बारे में बता रही होती है। ब्यूटी के बारे में तो ऑफ कोर्स वो बताती ही है, लेकिन उसका थोड़ा जो पीछे का बैकग्राउंड है कि पहले उसे क्या बोलते थे और उसके बाद में उसे क्या बोलते थे, और उसके पीछे की जो पूरी कहानी है, जो सोल्जर्स ने भी लड़ी है इंडिया के लिए, वो सब कुछ है। पहले उसको हंडुकमान बोलते थे, तो बेसिकली हनुमान जी के नाम पे रखा हुआ था, और फिर उसको अंगादे मन बोलते थे, ठीक है, क्योंकि लड़ाई हुई थी। एंड काला पानी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, उसे काला पानी भी बोला जाता था। यहाँ पे जेल था जिससे भागकर काफी सारे सैनिकों ने लड़ाई भी करी थी। हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे और आज के अंडमान के बारे में भी हमको सीखने को मिलेगा जी। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एमसीक्यूज, सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक या फिर वीडियोस, नोट्स, समरी, आपको कुछ भी चाहिए हो ना, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल, वेरी क्लियरली। नीचे लिंक दिया है आपको www.evidyarthi.in डिस्क्रिप्शन से, ठीक है जी। डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। पहले एक बार ये वीडियो देखिएगा और फिर आप सैंपल पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्ते, कैसे हैं सब। आज ना हम संस्कृत के साथ एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलेंगे। इस सफर में हम सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में जानेंगे। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि संस्कृत बहुत मुश्किल है ना? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसे कहानियों और बातचीत के जरिए सीखते हैं तो ये एक खेल की तरह मजेदार और आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम सब एक क्लास में बैठे हैं और हमारी टीचर यानी आचार्य हमसे कुछ कहने वाली हैं। सुनते हैं वो क्या कहती हैं। तो टीचर सबसे पहले कहती हैं, छात्राः एतत् चित्रम पश्यन्तु, एतत् आकर्षकम खलु। इसका मतलब पता है क्या है? बच्चों, इस तस्वीर को देखो, ये सुंदर है ना? देखिए कितने प्यार से टीचर एक सुंदर सी तस्वीर दिखाकर सबका ध्यान खींच रही हैं। अब टीचर एक सवाल पूछते हैं, एतत् स्थानम कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम, यानी ये जगह कहाँ है, क्या आप सब जानते हैं? इस छोटे से सवाल से टीचर सबके मन में एक उत्सुकता जगा रही हैं कि अरे ये कौन सी जगह हो सकती है। और फिर जब बच्चे सोच रहे होते हैं तो आचार्य एक राज खोलती हैं। वो कहती हैं, सावधानम पश्यन्तु, एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, ये जगह हमारे ही देश का एक बहुत सुंदर द्वीप है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। ये खूबसूरत जगह कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भारत में ही है। और फिर वो बच्चों से एक वादा करती हैं, कहती हैं, एतस्य विषये किंचित अद्य जानीमः, मतलब आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सोचिए तो, ये सुनकर बच्चों का दिल कितनी जोर से धड़का होगा इस सुंदर द्वीप के बारे में और जानने के लिए। अच्छा, टीचर ने तो अपनी बात कह दी और एक सवाल भी पूछ लिया। अब देखते हैं कि बच्चों ने यानी छात्रों ने क्या जवाब दिया। सबसे पहले बच्चे खुशी खुशी कहते हैं, आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति, मतलब हाँ टीचर, ये तो बहुत ही सुंदर है। उनकी आवाज में कितनी खुशी है ना? उन्हें तस्वीर सच में बहुत पसंद आई। और जब टीचर ने पूछा था ना कि क्या वो जगह को जानते हैं, तो बच्चों ने कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, नैव आचार्य, मतलब नहीं टीचर। और जानते हैं, यही सादगी तो कुछ नया सीखने की पहली सीढ़ी होती है। अब वो सब तैयार हैं अपनी टीचर से उस द्वीप का राज जानने के लिए। तो फिर देर किस बात की है? अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और मेरे साथ चलिए इस रोमांचक सफर पर। चलिए आज की संस्कृत कक्षा शुरू करते हैं। अध्यापिका भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहं दर्शयन्ति। एषः भारतस्य 8 केन्द्रशासितप्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूहः अस्ति। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम् अस्ति। पूर्वम् आङ्ग्लशासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तमासीत्। तो देखो बच्चों, अध्यापिका भारत के नक्शे पर उंगली रखकर अंडमान द्वीप समूह दिखाते हुए कह रही हैं कि ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है और इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। और हाँ, पहले अंग्रेजों के शासन में इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, है ना मजेदार बात। सर्वे उत्साहिताः बालाः,
महोदय वयम एतस्य विषये किंचित अधिकम ज्ञातुमिच्छामः। अब तो सारे बच्चे एकदम उत्साहित हो गए और कहने लगे, महोदया हम इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। भाई बच्चों का उत्साह तो देखो, जैसे ही उन्होंने इस नई जगह के बारे में सुना उनकी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई। अस्तु भो सूर्यांश भवान किमपि वक्तुमिच्छति इति प्रतिभाति। अध्यापिका कहती हैं, ठीक है। अरे सूर्यांश, ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। देखा, एक अच्छी टीचर की यही पहचान होती है ना? उन्होंने तुरंत देख लिया कि सूर्यांश के मन में कुछ चल रहा है। सूर्यांशः सत्यं महोदये ह्यः भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतं दत्तवती। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्। सूर्यांश कहता है, सच है महोदया, कल आपने इस पाठ के बारे में संकेत दिया था, तब मैंने घर जाकर इंटरनेट पर इसके बारे में खोजबीन की। वाह, सूर्यांश तो सच में एक बहुत होशियार बच्चा है जिसने पहले से ही अपना होमवर्क कर लिया। अध्यापिका समीचीनम सूर्यांश भवान किमन्विष्टवान् तत्र। अध्यापिका खुश होकर कहती हैं, बहुत अच्छा सूर्यांश, बताओ तुमने वहाँ क्या खोजा। टीचर को अपने छात्र पर कितना गर्व हो रहा होगा। वो भी जानना चाहती हैं कि सूर्यांश ने क्या नई जानकारी निकाली है। महोदया रामायणकाले अस्य द्वीपस्य नाम हण्डुकमान् आसीत्। एषा शब्दः प्रायः हनुमान् इति शब्दस्य परिवर्तितं रूपम्। प्रथमशताब्द्याम् अस्य नाम अगादिमन् इति आसीत्, ततः परम् अंगादिमन् जातम् इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहं दृष्टवान्। सूर्यांश बताता है कि महोदया रामायण काल में इस द्वीप का नाम हण्डुकमान् था और ये शब्द शायद हनुमान शब्द का ही बदला हुआ रूप है। फिर पहली शताब्दी में इसका नाम अगादिमन हुआ और उसके बाद अंगादिमन हो गया। ये सब मैंने सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा। अरे वाह, ये तो कितनी हैरान करने वाली बात है। तो जैसा सूर्यांश ने बताया, इस द्वीप का नाम रामायण काल के हण्डुकमान् से बदलते बदलते अंगादिमन तक पहुंच गया। नामों का ये सफर कितना दिलचस्प है ना। चलिए आगे देखते हैं। अहो, अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति। किनु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। अब दीपेश हैरान होकर पूछता है, अरे वाह, इसके नाम का इतिहास तो बहुत अद्भुत है, पर क्या भारत के इतिहास में भी इस द्वीप की कोई खास भूमिका है? दीपेश ने कितना अच्छा सवाल पूछा है। अब सबके मन में यही सवाल होगा। महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। अध्यापिका पूरे जोर के साथ कहती हैं, हाँ, इस द्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। टीचर के जवाब से ही लग रहा है कि अब कोई बहुत जरूरी बात पता चलने वाली है। कीदृशी भूमिका महोदय, कृपया सूचयतु। अब दीपा से रहा नहीं गया। वो उत्सुकता से पूछती है, कैसी भूमिका महोदया, कृपया बताइए। अब तो पूरी क्लास का ध्यान टीचर पर है, ये जानने के लिए कि आखिर वो क्या राज है जो इस द्वीप से जुड़ा है। अध्यापिका अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति। अध्यापिका बताती हैं, इस द्वीप पर सेल्युलर नाम की एक जेल है। एक इतना खूबसूरत द्वीप और वहाँ एक जेल। ये सुनकर तो जैसे पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया होगा। अस्य अपरम नाम काला पानी इत्यपि अस्ति। इसका दूसरा नाम काला पानी भी है। काला पानी, ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस जगह पर? सुधीर, अस्य कः अभिप्रायः? साश्चर्यम् आचार्य, अस्य कः अभिप्रायः? हैरानी से पूछता है, आचार्य, इसका क्या मतलब है? काला पानी नाम सुनकर सुधीर की तरह हम सबके मन में भी यही सवाल है कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है। काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीतिः भवति। अब सुरेखा कहती हैं, काला पानी ये शब्द सुनकर ही डर लगता है। और सुरेखा ने हम सबके मन की बात कह दी। सच में ये नाम ही कितना डरावना है। आखिर क्या कहानी छुपी है इस काला पानी के पीछे? अध्यापिका समझाती हैं, सत्यमेव भारतस्य स्वातंत्र्यार्थं युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थं ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम् एतत् कारागारम्। इसका भाव है, ये सच है, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने ये 3 मंजिला जेल बनाई थी। ये जेल उन वीरों की हिम्मत को कैद करने के लिए बनाई गई थी। वो आगे कहती हैं, अत्रैव महान् देशभक्तः स्वातन्त्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमिः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। इसका अर्थ है, यहीं पर महान देशभक्त स्वतंत्रवीर सावरकर ने अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए 10 साल तक कल्पना से भी परे भयानक कष्ट सहे। जरा सोचिए, 10 साल एक ऐसी जगह पर जहां हर दिन एक सजा जैसा था। ये बलिदान कितना बड़ा था। और कहानी के आखिर में एक बच्चा है मुकुंद, जो अपनी भावनाओं को इन शब्दों में कहता है, अहो धन्यः ते स्वातंत्र्यवीरा तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवामः। जिसका मतलब है, अहो धन्य है वो स्वातंत्र्यवीर, उन्हीं के बलिदान की वजह से आज हम सब सुख से जी पा रहे हैं। और मुकुंद की इन बातों में ही इस पूरी कहानी का सार छिपा है।
अंडमान की कहानी और वहां के वीरों का बलिदान हमें हर पल ये याद दिलाता है कि आज हम जो आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी अनमोल है। ये उन महान आत्माओं का दिया हुआ एक तोहफा है जिसका सम्मान हमें हमेशा हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। चलो, तो हमारी कहानी शुरू होती है अंडमान की एक बहुत ही खास बात से। देखते हैं बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। सूर्यांश कहता है, आचार्य, एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदा सूच्यामपि संरक्षितम। वाह! पता है सूर्यांश क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि ये जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। सोचो तो जरा, ये जगह कितनी कितनी खास होगी कि पूरी दुनिया मिलकर इसकी हिफाजत करना चाहती है ना कमाल की बात। और तभी देखो, ऋचा एक सवाल पूछती है, महोदये, किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति? अरे वाह ऋचा, ये जानना चाहती है कि क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं। कितना अच्छा सवाल पूछा है ऋचा ने। चलो देखते हैं टीचर क्या जवाब देती हैं। अध्यापिका जवाब देती हैं, आम तत्र काश्चन अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्याद्याः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति। टीचर बता रही हैं, हाँ, वहां पे ना अंडमानी, ओंगी, जारवा और सेंटिनली ये कुछ बहुत ही खास जनजातियां रहती हैं। ये लोग बहुत बहुत पुराने समय से वहां रह रहे हैं बच्चों, और हमें हमेशा उनकी संस्कृति की इज्जत करनी चाहिए। टीचर आगे समझाती हैं, अंडमानी, ओंगी, जारवा जनजाति नाम आजीविकाये सर्वकार नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम अकरोत्। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अंडमानी, ओंगी और जारवा जनजातियों की रोजी रोटी के लिए नारियल के बगीचे बनवाए हैं। देखो, ये कितनी अच्छी बात है। हमारी सरकार भी इन लोगों का कितना ख्याल रखती है ना। फिर टीचर कहती हैं, सेंटिनली जनजात्याः समाजात दूरे तिष्ठन्ति तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एवं। टीचर बता रही हैं कि जो सेंटिनली जनजाति के लोग हैं ना, वो बाकी समाज से थोड़ा दूर रहते हैं और उनकी गिनती भी बहुत कम है, और ये उनका अपना तरीका है जीने का जिसकी हम सबको दिल से इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, तो अब हमारी क्लास की बातचीत में एक नया मोड़ आता है। एक बच्चा है जो अपनी कहानी सुनाने वाला है। तो चलो सुनते हैं राजर्षि का सफर। अब देखो, सुरुचि के मन में एक सवाल आया है, महोदय, अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि? वो जानना चाहती है कि वहां घूमने के लिए कौन कौन सी बढ़िया जगहें हैं। अरे वाह, ये तो हम सबको जानना है। तो इस पर टीचर क्या करती हैं पता है? वो पूछती हैं, भवत् सुकोऽपि अस्मिन् विषये कथयितुमिच्छति? मतलब आप में से कोई इस बारे में कुछ बताना चाहता है। देखा, एक अच्छी टीचर हमेशा अपने बच्चों को बोलने का मौका देती है। और देखो, राजर्षि हाथ ऊपर करता है। वो कहता है, आम महोदये, अहम वक्तुमिच्छामि, अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र आगच्छम। अरे वाह, राजर्षि कह रहा है कि हाँ मैम, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बार अपने पापा के साथ वहां घूमने गया था। अब तो मजा ही आ जाएगा, उसकी अपनी आंखों देखी कहानी सुनने को मिलेगी। तो राजर्षि बताना शुरू करता है, वयम तत्र सर्वत्र प्रकृते हारित्यम नील समुद्रम च दृष्टवन्तः। वो बता रहा है कि उन्होंने वहां जहां भी देखा, बस चारों तरफ हरियाली हरियाली और नीला समंदर था। जरा आंखें बंद करके सोचो तो, चारों तरफ बस हरा और नीला रंग, कितना कितना सुंदर लगता होगा, है ना। फिर राजर्षि उन जगहों के नाम बताता है जहां जहां वो गया था। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बे आइलैंड, समुद्रिका नेवल मरीन म्यूजियम, काला पत्थर बीच और विजयनगर बीच। वाह भाई वाह, राजर्षि ने तो कितनी सारी जगहें घूम ली। फिर वो एक बहुत ही खास बीच के बारे में बताता है, तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानमस्ति। राजर्षि कह रहा है कि भारत में जितने भी समुद्र के किनारे हैं ना, उनमें राधानगर बीच का तो जवाब ही नहीं, वो सबसे खास है। ये जगह तो पक्का देखने वाली है। और वो बीच इतना सुंदर क्यों है वो भी बताता है। तत्रत्यः श्वेत रेणुः नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्र तलम च अविस्मरणीयम अस्ति। वहां की सफेद सफेद रेत, बिल्कुल नीला और साफ पानी, और पानी इतना साफ कि नीचे जमीन तक दिखाई दे। सच में ऐसा नजारा कोई कभी भूल सकता है भला? सुनकर ही मेरा तो मन कर रहा है वहां जाने का। राजर्षि की बातें सुनकर तो पूरी क्लास एकदम चुप हो गई है। अब टीचर इस कहानी को और भी मजेदार बनाती हैं और हमें ले जा रही हैं समुद्र के नीचे की दुनिया में। टीचर राजर्षि की पीठ थपथपाते हुए कहती हैं, उत्तमम राजर्षे, किम भवान स्वराजद्वीपम दृष्टवान? वो कहती हैं, बहुत बढ़िया राजर्षि। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने स्वराज द्वीप देखा? देखा टीचर कैसे बातचीत में और भी नई नई बातें जोड़ रही हैं। इस पर राजर्षि बहुत ही ईमानदारी से जवाब देता है, न स्मरामि महोदय। वो कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है मैम। और ये कितनी अच्छी बात है ना, जो बात नहीं पता उसे सच सच बता देना चाहिए। तो अब टीचर खुद बताती हैं कि स्वराज द्वीप पर क्या क्या मजेदार चीजें होती हैं। वहां आप सी वॉकिंग कर सकते हैं, जिसे सिंधुतल विहारम कहते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और स्नॉर्कलिंग का भी मजा ले सकते हैं। ये सब तो सुनने में ही कितना एडवेंचर वाला लग रहा है ना। और पता है पानी के अंदर की दुनिया कैसी दिखती है?
समुद्रस्य अन्तर्भागः विविधवर्णैः मत्स्यैः कच्छपैः अन्यैः जलचरैः प्रवालशृङ्खलाभिश्च अलङ्कृतः इव दृश्यते। वाह, इसका मतलब है कि समुद्र के अंदर का जो हिस्सा है ना, वो रंग बिरंगी मछलियों से, प्यारे प्यारे कछुओं से और मूंगे की चट्टानों से ऐसे सजा हुआ लगता है मानो किसी ने सजावट कर दी हो, बिल्कुल एक जादुई दुनिया की तरह। छात्रः महोदये अंडमान जनाः आजीविकार्थं किं कुर्वन्ति। इसका मतलब है बच्चे अपनी मैम से पूछते हैं, मैम अंडमान के जो लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए मतलब अपना घर बार चलाने के लिए क्या करते हैं। देखिए बच्चों के मन में कितनी जिज्ञासा है। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि जगह कैसी है, बल्कि ये भी कि वहाँ के लोग रहते कैसे हैं। अब बच्चों ने इतना प्यारा सवाल पूछा है तो उनकी टीचर भी बहुत सुंदर जवाब देती हैं। वो बताती हैं कि वहाँ के लोग अपने हाथों से कितनी प्यारी प्यारी, कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। चलिए सुनते हैं। अध्यापिका तत्र मुक्तामालाः शुक्तिशिल्पाणि नारिकेलशिल्पाणि उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। इसका मतलब है कि वहाँ पर मोतियों की मालाएं, सीपियों से बनी खूबसूरत चीजें, नारियल से बने क्राफ्ट्स और फर्नीचर, इन सब को बनाने से और इन्हें बेचने से उनकी आजीविका चलती है। सोचो तो जरा, समुद्र के किनारे मिलने वाली चीजों से ही वो लोग कितनी कमाल की कलाकारी करते हैं। तो देखो यही सारी चीजें हैं जिनसे उनकी आजीविका चलती है। मुक्ता मालाएं यानी मोतियों की सुंदर सुंदर मालाएं, शुक्ति शिल्प मतलब जो सीपियां होती है ना उनसे बनी सजावट की चीजें, फिर नारिकेल शिल्प यानी नारियल से बनी कलाकृतियां, और उपस्कर मतलब फर्नीचर। वाओ, ये लोग तो सच में बहुत कलात्मक हैं। जो भी चीजें उन्हें प्रकृति से मिलती है उन्हीं से वो कितनी सुंदर वस्तुएं बना लेते हैं। और फिर अध्यापिका आगे बताती हैं, केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकाम निर्वहन्ति। इसका मतलब है कि कुछ लोग खेतीबाड़ी के काम से और मछली के व्यापार से भी अपनी जीविका चलाते हैं। तो सिर्फ कलाकारी ही नहीं, बल्कि जैसे हमारे देश के बाकी हिस्सों में होता है ना, वैसे ही वहाँ भी कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, अब जब बच्चों ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी अंडमान के बारे में, वहाँ की कला के बारे में, तो जाहिर सी बात है उनका मन भी करेगा ना वहाँ जाने का। अरे मेरा तो अभी से कर रहा है। तो चलो देखते हैं बच्चे अपनी मैम से क्या कहते हैं। छात्राः आचार्य अस्य वर्णं श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागृता। बच्चे बड़े उत्साह से कहते हैं, आचार्य आपकी बातें सुनकर और तस्वीरें देखकर हमारे मन में भी वहां घूमने की उत्सुकता जाग गई है। और ये तो बिल्कुल सच बात है। जब हम किसी खूबसूरत जगह के बारे में सुनते हैं तो हमारा मन भी करता है कि काश हम भी वहां जा पाते, अपनी आंखों से वो सब देख पाते। अस्तु वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः। इसका अर्थ है ठीक है, हम सब पक्का वहां एक एजुकेशनल ट्रिप पर जाएंगे। वाह, ये सुनकर तो बच्चे खुशी से उछल पड़े होंगे, है ना। उनकी टीचर कितनी अच्छी है, देखो उन्होंने बच्चों की बात सुनी और फौरन उन्हें घुमाने ले जाने का वादा भी कर दिया। तो अब इस पाठ के आखिर में टीचर और सारे बच्चे मिलकर अंडमान के सम्मान में एक बहुत ही प्यारा सा गीत गाते हैं। एक श्लोक है ये। चलिए हम भी उनके साथ इस सुंदर से गीत को गाते हैं और इसका मतलब समझते हैं। अधुना वयम मिलित्वा गायामः। इसका मतलब है अब हम सब मिलकर गाते हैं। तो सब तैयार हैं? चलिए हम भी उनके साथ गुनगुनाते हैं और इस प्यारे से श्लोक की पहली पंक्ति देखते हैं। हुतात्मनाम पूतपस्थलियम। इसका बहुत ही सरल और सुंदर सा मतलब है, ये शहीदों की पवित्र तपस्या की भूमि है। ये जगह बहुत पवित्र है बच्चों, क्योंकि यहाँ हमारे देश के उन वीरों ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कष्ट सहे थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। उनकी तपस्या से ये धरती पवित्र हो गई है। विनायक आदि स्तुति भाजनानाम। इसका अर्थ है कि ये भूमि विनायक जैसे महान लोगों के द्वारा प्रशंसा के योग्य है। मतलब वीर सावरकर जैसे जो बड़े बड़े देशभक्त हुए हैं, उन्होंने भी इस जगह की और यहाँ के बलिदानों की बहुत प्रशंसा की है। ये जगह उन महान लोगों की नज़र में भी बहुत ऊंची है। स्वराष्ट्र धर्मम नः शिक्षयन्ति। इसका मतलब है ये हमें अपने राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म सिखाती है। ये जगह हमें सिर्फ घुमाती नहीं बल्कि सिखाती भी है। ये हमें याद दिलाती है कि अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमें अपने देश से कितना प्यार करना चाहिए। एक तरह से ये हमें देशभक्ति का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। सुदर्शनीया भुवि तीर्थ कल्पा। और इस आखिरी पंक्ति का अर्थ है ये धरती पर किसी तीर्थ के समान बहुत सुंदर और देखने योग्य है। मतलब ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये उतनी ही पवित्र भी है, बिल्कुल किसी तीर्थ स्थान की तरह, जहाँ जाकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। तो ये था हमारा बहुत ही प्यारा सा पाठ अंडमान के बारे में। उम्मीद है आप सबको बहुत मजा आया हो।
उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी और आपको समझ आ गया होगा अंडमान के बारे में। देखिए कितना अच्छा नाम है अंडमान, और हम इसको एज डेस्टिनेशन देखते हैं कि हम घूमने जाएंगे, अंडमान जाएंगे, पर पीछे की कहानी हम लोग नहीं जानते। सो होप आप लोगों को कहानी भी समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अच्छे से सब कुछ समझ लिया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग अस, कीप वॉचिंग अस फॉर मोर सच वीडियोस। बाय।